Hello friends, welcome to my channel Learn Along Vinod. We have started a series Teaching from Home, and in this series we were discussing public administration. और आज के इस वीडियो में हम पब्लिक पॉलिसी अप्रोच को डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट पब्लिक पॉलिसी अप्रोच. पहले की सीरीज में जो पहले के पार्ट्स थे उसमें हमने कुछ एक जो अप्रोचेस थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की वो हमने डिस्कस कर ली थी. तो आज हम पब्लिक पॉलिसी अप्रोच जो है इसको डिस्कस करेंगे. तो आइए शुरू करते हैं पब्लिक पॉलिसी अप्रोच को. द फंक्शन ऑफ पॉलिसी मेकिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन of government and administration. Without a policy, government and administration are rudderless. Successful policies make for successful government and administration. On the other hand, when the policy fails, the government fails. The policies that do not take into account the capacity for implementation are doomed to fail. The surest mark of a big government is its failure to enforce its policies. Okay? So, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो या गवर्नमेंट की बात अगर हम करें तो गवर्नमेंट जो है वो खासकर जब हम डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करती हैं, डेमोक्रेटिक सेटअप की बात करते हैं, तो डेमोक्रेटिक सेटअप में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो क्या है, लोगों द्वारा चुनी जाती है. इसका मतलब ये है कि जो सरकार चुनी गई है वो लोगों की भलाई के लिए काम करे, उनके वेलफेयर के लिए काम करे, उनके डेवलपमेंट के लिए काम करे. और उसके लिए वो क्या कर, उनके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेपन है, दैट इज पब्लिक पॉलिसीज. ठीक है, वो पॉलिसीज फार्मुलेट करते हैं, ठीक है, और उनको इम्प्लीमेंट करते हैं सो दैट पीपल गेट बेनिफिटेड. ओके, तो यहाँ पे और इसी तरह से जब हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम मेनली क्या है, वो है आपका पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर और सक्सेस जो है वो डिपेंड करता है आपकी पब्लिक पॉलिसीज की फेलियर और सक्सेस के ऊपर. अगर पब्लिक पॉलिसी फेल है तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार जो है वो भी फेल है, और अगर सक्सेस है तो सरकार भी सक्सेस है. ओके, public administration plays its role in policy making in various ways. It helps the political executive in identifying major policy areas, preparing major policy proposals, and analyzing various alternatives and solutions to societal problems. Its suggestive, informative, and analytical roles have made the political executive and legislature fully dependent on it. देखिए, लोक प्रशासन जो है वो अलग अलग तरह से पब्लिक पॉलिसी में अपनी भूमिका निभाता है. ठीक है, वैसे तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम है पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना, लेकिन आजकल के समय में अगर बात करें, हम रिसेंट टाइम की बात करें, तो आजकल इतना कॉम्प्लेक्स हो गया है पब्लिक पॉलिसी के स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत होती है, और वो स्पेशलाइज्ड नॉलेज आपका एडमिनिस्ट्रेशन के पास होता है. ठीक है, तो मेजर पॉलिसी एरियाज कौन कौन से हैं, ठीक है, उनको आइडेंटिफाई करना हो या पॉलिसी प्रपोजल प्रिपेयर करना हो. ठीक है, और बहुत से, क्योंकि जब हम पॉलिसीज बनाते हैं तो हमारे सामने अलग 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 अल्टरनेटिव्स होते हैं. मतलब ये कि कोई भी सोसाइटल प्रॉब्लम है या कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास अलग अलग अल्टरनेटिव्स होते हैं. कौन सा सही अल्टरनेटिव है, उसको किस तरह से चूज करना है, सिलेक्ट करना है. ठीक है, ये इन सारी चीजों में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हेल्पफुल होता है. ओके, इसलिए जो सरकारें हैं वो ज्यादातर, ठीक है, डिपेंड है किसके ऊपर, आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर. ओके, thus the study of public administration has been influenced by the public policy perspective. The administrative system cannot be isolated from the larger political system, as the latter influence the tone and the tenor of the administration. Therefore,
public administration both as a profession and discipline cannot and should not be treated independently of its political context. ठीक है, देखिए जब हमने शुरू में देखा था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और या एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स को अलग अलग माना जाता था, ठीक है, जब से वुडरो विल्सन की बात आई, ठीक है, गुडनो की बात आई, उन्होंने पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को क्या किया, अलग अलग माना कि दोनों के एरियाज अलग हैं, ठीक है, लेकिन हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पॉलिटिकल कंटेक्स्ट से दूर नहीं कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो वर्क करता है वो किस में कहाँ करता है, पॉलिटिकल सिस्टम में काम करता है, क्योंकि जो पॉलिटिकल सिस्टम या जो हमारा पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है वो जो पॉलिसीज फ्रेम करता है उन्हीं को इंप्लीमेंट करता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो हम उस चीज को, पॉलिटिक्स को एडमिनिस्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते। ओके, समझ गए? सो द abandonment of the politics administration dichotomy made the public policy approach agreeable to administrative analysis। तो इसका मतलब ये है क्योंकि जब हमने जो राजनीतिक प्रशासन का द्विविभाजन है, ठीक है, जब उसका हमने त्याग कर दिया, परित्याग कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रशासनिक विश्लेषण, ठीक है, में हम पब्लिक पॉलिसी को नहीं छोड़ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि पब्लिक पॉलिसी अप्रोच जो है इज एन इंपॉर्टेंट अप्रोच इन एनालाइजिंग द एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, सो Thomas Workland perceives the following key attributes of public policy। देखिए, पब्लिक पॉलिसी अप्रोच को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पब्लिक पॉलिसी में जो की एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। सबसे पहला है आपका, द पॉलिसी इज मेड इन रिस्पॉन्स टू सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम दैट रिक्वायर्स अटेंशन। ठीक है, मतलब ये कि पॉलिसी कब बनाई जाती है, ठीक है, पॉलिसी तब बनाई जाती है जब कोई प्रॉब्लम अराइज हो और उसको एड्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट हो, तब आप क्या करते हैं, पॉलिसीज फ्रेम करते हैं। दूसरी बात, द पॉलिसी इज मेड ऑन द पब्लिक्स बिहाफ। ठीक है, मतलब ये कि लोगों के बिहाफ पे, जनता की ओर से बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि जब हम डेमोक्रेटिक सेटअप में हैं तो डेमोक्रेटिक सेटअप में हम क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव्स क्या हैं, सरकार बनाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि लोगों की सरकार है, तो जब सरकार कोई भी काम करेगा वो लोगों का ही होगा। ठीक है, मतलब ये कि ऑन द बिहाफ ऑफ पब्लिक द political executive of the government is making various kinds of policies. Okay, then the policy is oriented toward a goal or a desired state such as the solution to a problem। देखिए, कोई भी पॉलिसी हो, एनी, ठीक है, वो किसी ना किसी गोल को अचीव करने के लिए बनाई जाती है। मतलब उसका ओरिएंटेशन किस तरफ होता है कि कोई डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। ठीक है, जैसे कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना। फॉर एग्जांपल पॉवर्टी की बात कर लेते हैं, पॉवर्टी को हमने क्या करना है, एलिमिनेट करना है। फॉर दैट गवर्नमेंट क्या कर रही है, बहुत सी पॉलिसीज बना रही है, अलग अलग तरह के एफर्ट्स किए जा रहे हैं, चाहे वो आपके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात हो या बेज एम्प्लॉयमेंट की बात हो, ठीक है, या उनको इकोनॉमिक इंसेंटिव्स देने की या फाइनेंशियल असिस्टेंस देने की बात हो। इस तरह के बहुत सी चीजें, प्रोग्राम्स, पॉलिसीज जो हैं वो गवर्नमेंट बना रही है। देन द पॉलिसी इज अल्टीमेटली मेड बाय गवर्नमेंट, even if the ideas come from outside government or through the interaction of government and non-governmental actors। देखिए, इंपॉर्टेंटली जब हम पब्लिक पॉलिसी की बात करते हैं तो वो किसके द्वारा बनाई जाती है, वो अल्टीमेटली गवर्नमेंट के द्वारा ही बनाई जाती है। हालांकि हो सकता है कि बाहर से कोई आइडियाज आए, जो आपके नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सिविल सोसाइटीज हैं या और प्राइवेट स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है, वहां से भी अगर कोई आइडियाज आता है, फिर भी अल्टीमेटली द पॉलिसी इज मेड बाय गवर्नमेंट। ओके, द पॉलिसी इज बट द गवर्नमेंट चूजेस टू डू और नॉट टू डू। दिस इज इंपॉर्टेंट। जो पॉलिसी है, ठीक है, वो क्या है,
सरकार क्या करना चाहती है या क्या नहीं करना चाहती है। दो चीजें हैं, डू एंड डोंट्स। ठीक है, वो क्या है, वो पॉलिसी है। पॉलिसी हमें बताती है कि हमें कोई प्रॉब्लम है तो उसको किस तरह से सॉल्व करना है और किस तरह से नहीं करना है, मतलब काम जो करना है वो किस तरह से होना चाहिए। ठीक है, द पॉलिसी इज इंटरप्रेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय पब्लिक एंड प्राइवेट एक्टर्स हु हैव डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रॉब्लम्स, सॉल्यूशंस एंड देयर ओन मोटिवेशंस। ठीक है, जो पब्लिक पॉलिसी है, ठीक है, वो इंटरप्रेट भी की जाती है, इंप्लीमेंट भी की जाती है, किसके द्वारा, पब्लिक और प्राइवेट एक्टर्स के द्वारा। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल अगर देखें हम, जो आपकी आरटीई है, राइट टू एजुकेशन है, उसको गवर्नमेंट स्कूल में भी इंप्लीमेंट किया जाता है और प्राइवेट स्कूल्स में भी इंप्लीमेंट किया जाता है। ओके, सो चाहे उनकी इंटरप्रिटेशन कुछ भी हो, अलग अलग तरह से वो इंटरप्रेट भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इंप्लीमेंट कौन करता है, आपका पब्लिक और प्राइवेट जो एक्टर्स हैं वो इंप्लीमेंट करते हैं पब्लिक पॉलिसीज को। Thus, the policy may be defined as a purposive course of action taken or adopted by those in power in pursuit of certain goals or objectives। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि पॉलिसी को हम क्या बोल सकते हैं, पर्पसिव कोर्स ऑफ एक्शन है। ठीक है, ठीक है, और वो किसके लिए लिया जा रहा है एक्शन, सर्टेन गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को। ठीक है, मतलब ये कुछ गोल्स और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो जब आप उद्देश्यपूर्ण, ठीक है, कोर्स ऑफ एक्शन करते हैं, ठीक है, कार्रवाई करते हैं, काम करते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिसी। इज दैट क्लियर? सो द अप्रोच, जो आपकी पब्लिक पॉलिसी अप्रोच है, द approach assumes policy making as one of the foremost functions of the political and top level permanent executives in governments, and policy implementation was left to the lower level governmental structures। ठीक है, जो अप्रोच है पब्लिक पॉलिसी अप्रोच जो है वो ये एज्यूम करती है कि जो आपके टॉप लेवल पे हैं, ठीक है, कौन, एग्जीक्यूटिव्स हैं आपके या पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हैं आपके, वो बनाती है। और जो इम्प्लीमेंटेशन का काम है, जो लोअर लेवल पे गवर्नमेंट है, मतलब ये कि लोअर लेवल एम्प्लॉयज हैं, उनका काम है उसको इम्प्लीमेंट करना। अनलेस पॉलिटिशियन आर एडिक्वेटली इक्विप्ड विद द नॉलेज, इंप्रूवमेंट इन पॉलिसी मेकिंग कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड। मतलब ये कि अगर मान लो पॉलिटिशियन को पता नहीं है, नॉलेज नहीं है, ठीक है, किसका, पॉलिसी मेकिंग का, तो क्या पॉलिसी मेकिंग में इंप्रूवमेंट कभी भी नहीं हो सकती है। इट वुड आल्सो एंडेवर टू एडवांस सिटीजन पार्टिसिपेशन इन पब्लिक पॉलिसी मेकिंग। देखिए, पब्लिक पॉलिसी मेकिंग में पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, मींस सिटीजन पार्टिसिपेशन। जब तक सिटीजन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे किसी भी पब्लिक पॉलिसीज को, तो वो उस पब्लिक पॉलिसी को या उस पॉलिसी को हम सक्सेसफुली इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ओके। ऑल द मॉडर्न टूल्स प्रोवाइडेड by science and technology such as television and computers will be used to enable public participation in decision making। यहां पे देखिए, कोई किसी भी तरह के हमारे टूल्स हैं, आजकल तो बहुत से टूल्स चल पड़े हैं, कंप्यूटर चल पड़ा है, आपके सोशल मीडियाज हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ टूल्स एंड प्लेटफॉर्म्स आर अवेलेबल। ठीक है, तो उनसे हम क्या कर सकते हैं कि हाउ वी कैन seek or how we can create some kind of sense of participation among the public। ठीक है, तो इन चीजों का हम यूज करके जो सिटीजन पार्टिसिपेशन है उसको हम पा सकते हैं। ओके, द फोकस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज बीन चेंजिंग सिंस स्कॉलर्स ऑफ द डिसिप्लिन हैव स्टार्टेड paying greater attention to the study of public policy। As a result, today a stage seems to have been reached when all the diverse areas of study
under the disciplines are getting concertized in the study of public policy, imparting a greater scientific temper, credibility, and acceptability to the discipline. Further, the fact that success or failure of policy has become a synonym of success or failure of public administration, irrespective of systematic and ideological rigidities and diversities. It becomes imperative to understand and study public policy through administration and vice versa. देखिए, जब भी हम बात करते हैं, देखिए पब्लिक पॉलिसी ने क्या किया है, फोकस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी चेंज किया है, ठीक है। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की सक्सेस और फेलियर जो है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, आपकी सक्सेस और फेलियर ऑफ पब्लिक पॉलिसी। ओके, तो यहां पे ये जरूरी हो जाता है कि आपको पब्लिक पॉलिसी को भी समझना है। अगर आपने एडमिनिस्ट्रेशन को समझना है तो आपको पब्लिक पॉलिसी को भी स्टडी करना पड़ेगा, और अगर आपने पब्लिक पॉलिसी को स्टडी करना है तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन को भी स्टडी करना पड़ेगा, मतलब वाइस वर्सा है। इज दैट क्लियर? ओके, सो कुछ स्कॉलर्स हैं जिन्होंने इस अप्रोच में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हैं आपके लॉसवेल्स आइडियाज ऑन पब्लिक पॉलिसी अप्रोच। तो हैरोल्ड लॉसवेल perhaps is the main scholar behind the growth of public policy approach. He remarks that we can think of the policy sciences as the discipline concerned with the explaining the policy making and policy executing process. अब ये दो चीजों के ऊपर कंसंट्रेट कर रहा है, ठीक है, कि जो पब्लिक पॉलिसी साइंस है वो किस चीज से कंसर्न है, पॉलिसी मेकिंग और पॉलिसी एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस को एक्सप्लेन करने से संबंधित है, कि पॉलिसी मेकिंग कैसे होती है और उसका जो एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस है वो कैसा है। ओके, ही अटेम्प्टेड टू इंटीग्रेट द मेथड्स ऑफ साइंसेस इनटू पॉलिसी मेकिंग एंड फॉर्मलाइज्ड द रिलेशनशिप बिटवीन सोशल साइंस एंड पॉलिसी मेकिंग। ही एम्फेसाइज्ड पॉलिसी एनालिसिस एज बेस्ड ऑन पॉलिसी ओरिएंटेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे जो लॉसवेल है वो बोलता है कि उसका एनालिसिस जो है, किसका, पॉलिसी एनालिसिस जो है किसके ऊपर बेस्ड है, पॉलिसी ओरिएंटेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर, ठीक है। और उसने क्या किया, इंटीग्रेट किया किसको, मेथड्स ऑफ साइंस इनटू पॉलिसी मेकिंग and formalize the relationship between social science and policy making. Okay, the policy approach focuses on the fundamental problems of humanity rather than on topical issues of the moment. Thus, while answering the question knowledge for what, मतलब ये कि ज्ञान किस लिए, तो लॉसवेल क्या कहते हैं, इंसिस्ट ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्वायरिंग एंड यूटिलाइजिंग ऑल अवेलेबल नॉलेज टू कोप विद द क्राइसिस ऑफ आवर टाइम्स। मतलब ये कि जब लॉसवेल ने इस प्रश्न का उत्तर किस तरह से दिया, किस प्रश्न का, ज्ञान किस लिए, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि जो हमारे समय के, इस समय जो हमारे सामने क्राइसिस हैं, ठीक है, उनसे निपटने के लिए क्या है, सभी उपलब्ध ज्ञान प्राप्त करने और उपयोग करने के महत्व पर उन्होंने जोर दिया, ठीक है। ओके, ही स्टेट्स दैट द डिफिकल्टीज इन मैनेजिंग एंड ऑपरेटिंग इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस can be overcome only by the application of scientific methods to a multidisciplinary area like policy sciences. ठीक है, मतलब ये कि जो डिफिकल्टीज हैं आपकी किसमें, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में, उनको अगर आपने ओवरकम करना है तो कैसे होगा, जब आप अप्लाई करेंगे साइंटिफिक मेथड्स, ठीक है, टू ए मल्टीडिसिप्लिनरी एरिया। कोई एक मल्टीडिसिप्लिनरी एरिया है, अब पॉलिसी
जो है पॉलिसी साइंस जो है इसको मल्टी डिसिप्लिनरी एरिया कहा जाता है, क्योंकि मल्टी डिसिप्लिनरी कैसे है, देखिए इकोनॉमिक्स भी इसमें है, एडमिनिस्ट्रेशन भी इसमें है, पॉलिटिक्स भी इसमें है, हर एक तरह से अलग अलग तरह से अलग अलग जगह से क्या है आपका क्या है नॉलेज लिया गया है। दैट्स वाई पॉलिसी साइंस इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस। ओके, तो उस तरह से हम वहां पे अगर हम साइंटिफिक मेथड का यूज करते हैं देन वी कैन ओवरकम द डिफिकल्टीज in managing and operating economic and political institutions. Okay, so to achieve the purpose of policy orientation, the building of institutions that observe, evaluate and reconstruct practices of society is necessary to pretest procedures to assist in the policy process. Hence, Loswell says that the policy science approach, in addition to the knowledge about the policy making process, also includes the evaluation of such knowledge that has bearing on policy problem. ठीक है, देखिए लॉसवेल जो है वो ये कहता है कि जो पॉलिसी साइंस अप्रोच है, ठीक है, ये तो है कि वो नॉलेज अबाउट द पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस तो है, ठीक है, उसके बारे में नॉलेज इकट्ठा करना है, ठीक है, लेकिन ये भी इंक्लूड करता है कि इवेल्युएशन ऑफ सच नॉलेज दैट हैज बीयरिंग ऑन पॉलिसी प्रॉब्लम, उसको, ठीक है, जिस चीज का समस्याओं पर प्रभाव पड़ता है उस ज्ञान का मूल्यांकन भी इसमें शामिल है, उसका इवेल्युएशन भी इसमें शामिल है। ओके, देन कम्स द साइमन्स आइडियाज ऑन पब्लिक पॉलिसी अप्रोच। देखिए एक और बहुत बड़े थिंकर्स हैं जिनका बहुत बड़ा योगदान है पॉलिसी साइंसेस में, वो है आपके हर्बर्ट साइमन्स। Herbert Simon's contribution to the development of the public policy policy approach has been without doubt outstanding. His work on administrative behavior is central to the analysis of rationality that is bounded, okay, in decision making in terms of a sequence of rational stages, intelligence, design and choice। ठीक है, जब उन्होंने क्या है एक मॉडल दिया है, बाउंडेड रैशनैलिटी का मॉडल दिया है, ठीक है, और जो आपकी डिसीजन मेकिंग है उसको सीक्वेंस दिए हैं कि किस तरह से स्टेजेस दिए हैं, इंटेलिजेंस, डिजाइन और चॉइस। ठीक है, इंटेलिजेंस है आपकी अल्टरनेटिव जो है, ठीक है, या प्रॉब्लम जो है वो क्या है, ठीक है, देन डिजाइन है आपका अल्टरनेटिव्स आपने डेवलप करने हैं, डिफरेंट अल्टरनेटिव्स, और चॉइस है उन अल्टरनेटिव से एक अल्टरनेटिव आपने क्या करना है, चूज करना है। ठीक है, तो ये उन्होंने कहा है he sets out two tasks in decision analysis। दो तरह के काम बताए हैं at theoretical level पे analysis involves the study of the limits of human rationality in organizational context। देखिए सबसे पहले बात ये आती है कि जब हम टोटल रैशनैलिटी की बात करते हैं तो टोटल रैशनैलिटी जो है वो पॉसिबल नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे कहा जाता है ना कि परफेक्ट कोई नहीं है। परफेक्ट मीन्स परफेक्ट कौन है, सिर्फ भगवान परफेक्ट है जिसको हर चीज का पता है। ठीक है, अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में हो सकता है वो परफेक्ट हो, लेकिन परफेक्टनेस इज नॉट you cannot minimize the scope of perfectness to a single area। ठीक है, किसी एक एरिया को हम परफेक्ट नहीं बोल सकते, हाँ उसमें वो परफेक्ट होगा, लेकिन जब हम टोटलिटी की बात करते हैं, परफेक्टनेस की बात करते हैं, रैशनैलिटी की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उसको हर चीज का पता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात ये थी कि एनालिसिस जो है आपका इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ द लिमिट्स, जो लिमिट्स है उनकी स्टडी करनी है, किसके ऊपर, ह्यूमन रैशनैलिटी के ऊपर जो लिमिट्स हैं। देन व्हाइल इन प्रैक्टिकल टर्म, जो प्रैक्टिकल टर्म की बात करते हैं, इट इन्वॉल्व्स designing the organizational environment so that the individual will approach as close as practicable to rationality in his decision। देखिए ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट ऐसा डेवलप करना है कि वहां पे जितना हो सके जो पॉलिसी मेकर है या डिसीजन मेकर है वो कहां पहुंच जाए, रैशनैलिटी के क्लोज हो, डिसीजन लेते गए
लेते समय या पॉलिसी बनाते समय वो रैशनैलिटी के करीब हो। और फुली रैशनैलिटी क्यों नहीं, क्योंकि इसीलिए उन्होंने कहा बॉन्डेड रैशनैलिटी। बॉन्डेड रैशनैलिटी मीन्स क्योंकि ह्यूमन माइंड ऐसा तो है नहीं कि हर चीज को एनालाइज कर सके, हर चीज नहीं होगा, ठीक है। तो लिमिट्स हैं कुछ, हमारे माइंड की भी लिमिट है, हम जितना कर सकते हैं। मतलब ये है कि सेटिस्फाइज, जो चीज आपको सेटिस्फाई करती है, जब आपके पास अल्टरनेटिव है, जो अल्टरनेटिव आपको लगते हैं आपको सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आप उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, इन साइमन्स बॉन्डेड रैशनैलिटी मॉडल, रैशनैलिटी इज कंडीशनड, सशर्त रैशनैलिटी है, तर्क संगति जो है वो सशर्त है। द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ सोशल एक्टिविटीज इज अफेक्टेड बाय इंट्यूशन, एक्सपीरियंस, द एक्यूरेसी ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड वैल्यू जजमेंट्स, ठीक है। अगर हम एक्चुअल प्रोसेस देखें किसकी, सोशल एक्टिविटीज को, तो वो किससे अफेक्ट होती है, इंट्यूशन जो है आपकी, ठीक है, उससे, ठीक है। देन एक्सपीरियंस, आपके पास अनुभव कितना है, ठीक है। फिर जो सूचना की एक्यूरेसी है, जो आपके पास इंफॉर्मेशन उसकी एक्यूरेसी, वो भी अफेक्ट करती है। और फिर आपके वैल्यू जजमेंट्स हैं, जो मूल्य हैं, वो भी आपके जो डिसीजन मेकिंग है, या आपका माइंड जो है, या आपके जो सोशल एक्टिविटीज हैं, उन सारी चीजों को ये चीजें क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं, ठीक है। सो अ प्योर ऑब्जेक्टिव एंड रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल इज ओनली अ हाइपोथेसिस मॉडल, ठीक है, इट डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी। तो यहां पे क्या कहा जाता है कि जो जब आप रैशनल डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं, रैशनल, ठीक है, तो वो हाइपोथेटिकली यूज है, एग्जिस्ट करता है, एक्चुअल में नहीं है, ठीक है। इन द बॉन्डेड रैशनैलिटी मॉडल द डिसीजन मेकर शुड डिस्टिंग्विश फैक्ट फ्रॉम वैल्यू। जो डिसीजन मेकर है या पॉलिसी मेकर है, वो उसको क्या करना पड़ेगा, डिस्टिंक्शन बनानी पड़ेगी, किसमें, फैक्ट और वैल्यूज में। And he shouldn't replace the value with the fact. Also, the decision maker should distinguish the method from the goal. और दूसरी बात, मेथड और गोल को भी उसको डिस्टिंग्विश करके देखना पड़ता है, ठीक है। मतलब ये कि जो आपके साइमन है वो ये कहते हैं कि वैल्यू जजमेंट्स एंड फैक्ट्स जो हैं वो दे आर डिफरेंट थिंग, ठीक है। यू मस्ट क्रिएट सम काइंड ऑफ some kind of distinction between these two, or you must distinguish these two things, two premises, okay, value premises and factual premises, ठीक है, okay। then comes Lindblom's ideas on public policy approach, ठीक है। Charles Lindblom is well known for his advocacy of an alternative to Simon's rationality approach in the form of incrementalism, ठीक है। उन्होंने एक मॉडल दिया है जिसका नाम है इंक्रीमेंटल मॉडल। Lindblom criticized Simon's rationality model and also rejected the idea that thinking in terms of stages or functional relationships was of any real value to the study of the policy process. On the contrary, Lindblom's model took account of power and interaction between phases and stages, ठीक है। जो इंटरेक्शंस है स्टेजेस में, ठीक है, या फेजेस में, उसकी बात करता है। और टू हिम पॉलिसी मेकिंग इज अ कॉम्प्लेक्सली इंटरेक्टिव प्रोसेस विदाउट बिगिनिंग और एंड। मतलब ये कि जो पॉलिसी मेकिंग है, ना तो उसकी बिगिनिंग है और ना ही उसका कोई एंड है। और वो इसलिए कह रहा है कि इंक्रीमेंट, ठीक है, इंक्रीमेंट होती रहती है, ठीक है। कुछ समय के बाद आप क्या करते हैं, राइट फ्रॉम द स्क्रैच आप काम नहीं करते हैं, आप क्या करते हैं, जो आपकी पास्ट में पॉलिसी चली आती है उसी में इंक्रीमेंट करते हैं, इंप्रूवमेंट करते हैं, ठीक है, नए आयाम जोड़ते हैं और पॉलिसीज आप बनाते हैं। इट इज ग्रेजुअली इवॉल्विंग इंक्लूडिंग वेरिएशंस ऑफ द पास्ट। This approach is more politically expedient than rational approach. The policymaker under this approach is perceived as a person who does not have the time, money and brain to make totally different policies.
ठीक है, जो ये आपकी इंक्रीमेंटल अप्रोच है या पॉलिसी मेकिंग की अप्रोच है, वो क्या परसीव करती है कि जो पर्सन है, जो ह्यूमन बीइंग है, उनके पास ना तो समय होता है, ना इतना मनी है, और ना ही इतना ब्रेन है कि वो टोटली स्क्रैच से कोई पॉलिसी बनाए। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम to Lindblom's constraints of time, intelligence, cost, and politics prevent policymakers from identifying societal goals and their consequences in a rational manner. ठीक है, रैशनल मैंने आपको बता दिया, एक तरह से आप ये समझोगे परफेक्टली हर चीज का पता है, हर चीज को एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब ये कि ये जो आपकी कंस्ट्रेंट्स हैं, टाइम हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, कॉस्ट हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, ये प्रिवेंट करती है, रोकती हैं पॉलिसी मेकर्स को एक रैशनल तरीके से, ठीक है, गोल्स, सोसाइटल गोल को आइडेंटिफाई करना और उनके कॉन्सिक्वेंसेस को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, वो रोकते हैं। ही ड्यू द डिस्टिंक्शन इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव रैशनैलिटी advocated by Simon and his own successive limited comparison. According to Lindblom, constraints of time, intelligence, and cost prevent policymakers from identifying the full range of policy alternatives and their consequences. He proposes that successive limited comparison is both more relevant and more realistic in such a condition of bounded rationality. ठीक है, वो क्या प्रस्तावित कर रहे हैं, वो क्या है कि जो सीमित तर्क संगतता है कि ऐसी स्थिति में अनुक्रमिक सीमित तुलना अधिक प्रासंगिक और अधिक यथार्थवादी है। ओके, द इंक्रीमेंटल अप्रोच इन्वॉल्व्स द ट्रायल एंड एरर मेथड। जो इनका इंक्रीमेंटल मॉडल है वो ट्रायल और एरर मेथड उसमें शामिल है। इट इज सुपीरियर टू ए futile attempt at superhuman comprehensiveness. Human beings rarely act to maximize all their values. On the contrary, they act to satisfy particular demands. ठीक है, मतलब ये कि वे कुछ विशेष मांगों को पूरा करने के लिए कार्य करते हैं। They seldom search for the one best way, but instead search to find a way that will work. ठीक है, वो कहते हैं कि जो लोग हैं वो क्या करते हैं, कोई सर्वश्रेष्ठ तरीका खोजने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि इसकी बजाय क्या करते हैं, ऐसा तरीका जो काम करेगा। ठीक है, मतलब ये कि ऐसा नहीं है कि एक बहुत ही बेस्ट तरीका खोजो जी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या इस काम को करने के लिए, वो टेंडेंसी होती है, या जो उसके ऊपर कंस्ट्रेंट है, उस चाहे वो टाइम के हों, चाहे इंटेलिजेंस के हों, ठीक है, कॉस्ट के हों, या आपके पॉलिटिक्स के हों, वो उसको रोकते हैं और वो ये कहते हैं कि ऐसा तरीका खोजो या ऐसे तरीके की खोज करो जो काम करे, मतलब जो प्रॉब्लम को सॉल्व करे। ओके, दिस सर्च यूजुअली बिगिंस विद द फैमिलियर, दैट इज विद द पॉलिसी ऑप्शंस क्लोज टू कंटेम्परेरी पॉलिसीज। Incrementalism is thus more satisfactory from a theoretical point of view as it scores high on criteria like coherence and simplicity. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो आपका इंक्रीमेंटल मॉडल है, ठीक है, वो सैद्धांतिक दृष्टिकोण से अधिक संतोषजनक है, क्योंकि यह सुसंगतता और सरलता जैसे मानदंडों पर उच्च स्कोर करता है। मतलब ये कि देखिए, इंक्रीमेंटल मॉडल यही कहता है कि आप इतना लोगों के पास या पॉलिसी मेकर के पास ना तो इतना समय होता है और ना ही इतने उनके पास पैसा है या इंटेलिजेंस है कि वो एक नई बिल्कुल स्क्रैच से कोई पॉलिसी बनाए। वो क्या करते हैं, जो पहले की पास्ट एक्सपीरियंस है या पास्ट पॉलिसीज है उनमें इंक्रीमेंट करते हैं और पॉलिसी फ्रेम करते हैं। ओके, देन कम्स ईस्टर्न्स आइडियाज ऑन पब्लिक पॉलिसी अप्रोच। The policy focus in political science is closely associated with David Easton's contributions. He provided a model of the political system which greatly influenced the way in which the emerging study of policy, that is output, in the 1960s began to conceptualize the relationship between policy making, policy inputs, and
its wider environment। तो इसका मतलब ये है कि ये सिस्टम अप्रोच जैसी ही कुछ उसके उनके आइडियाज हैं, ठीक है। So the main characteristics of the Estonian model is that of viewing the policy processes in terms of receiving inputs in the form of flows from the environment, mediated through inputs channels, parties, media, interest groups, demands within the political system with inputs and their conversion into policy outputs and outcomes। ठीक है, मतलब ये कि जो आपके इनपुट्स आ रहे हैं फ्रॉम द एनवायरनमेंट, जो फ्लो आ रहा है, और उन फ्लोज को क्या करते हैं, वो उनको कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्शन होती है उनकी आउटपुट में, और वो जाते भी कहाँ है, आउटकम और आउटपुट जो है वो फिर एनवायरनमेंट में जाते हैं। फिर वो प्रोसेस जो है ये कंटिन्यूसली चलता रहता है। ईस्टर्न्स मॉडल सेट आउट अ मॉडल ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम एज कंपोज्ड ऑफ इनपुट्स। देखिए मॉडल जो है वो क्या बोल रहा है, क्या 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 चीजें इसमें हैं। एक इनपुट्स हैं, ठीक है, जिसे हम बोल सकते हैं इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन की बात हो रही है, ठीक है। फिर आता है आपका प्रोसेस फंक्शंस, ठीक है, जिसमें आपके इंटरेस्ट है, एग्रीगेशन है, पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन एंड एडजुडिकेशन है, एंड पॉलिसी फंक्शंस, एक्सट्रैक्शन, रेगुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, then policy output is fed back into the political system which is a part of the domestic and international environment। इस मॉडल को, जो ईस्टर्न का आइडिया है, इसको एक मॉडल के जरिए समझते हैं, ठीक है, जिसे ब्लैक बॉक्स मॉडल भी कहा जाता है। जैसे ये हमारा द इंटर सोसाइटल एनवायरनमेंट है और द एक्स्ट्रा सोसाइटल एनवायरनमेंट है, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। तो यहाँ पे जो आपका फ्लो है, आपका बाहर से फ्लो आ रहा है, किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन, आइडियाज, ठीक है, मीडिया से आ गया, ठीक है, लोगों से आ गया, पब्लिक से आ गया, कहीं से भी, ठीक है, फ्रॉम द एनवायरनमेंट्स। और जब ये डिमांड्स हैं, ठीक है, जो फ्लो आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ डिमांड और स्पोर्ट्स, ठीक है, डिमांड भी हैं, और इन डिमांड्स को जो है वो क्या है, ये पॉलिटिकल सिस्टम आपका आ गया, यहाँ पे पहुंची, ठीक है, और ये कन्वर्शन ऑफ डिमांड्स इनटू स्पोर्ट्स, उनको स्पोर्ट्स में कन्वर्ट किया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इंफॉर्मेशन फीडबैक है, ठीक है, और यहाँ पे फिर अथॉरिटीज, ठीक है, अथॉरिटीज के पास जा रहे हैं, और यहाँ से क्या है, ये कन्वर्ट हो रहे हैं, आपके आउटपुट्स निकल के आ रहा है, ठीक है। ये है आपका इस्टोनियन ब्लॉक बॉक्स मॉडल। इसको हम अगर ऐसे समझे तो ये एक तरह का सिस्टम अप्रोच की तरह है कि जहां पे इनपुट्स आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल आ रहा है, अंदर थ्रू प्रोसेस से वो प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, और वहां से वो निकल के बाहर को आ रहा है आउटपुट के रूप में। और वहां से जब आउटपुट की बात आती है तो आउटपुट से आपका फीडबैक आना बहुत जरूरी है, ठीक है। जो भी आपका आउटपुट आया वो किस तरह से है, क्या सही ढंग से वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है, लोगों को फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो वो फीडबैक लूप जो है वो बहुत जरूरी है। और फिर वो दोबारा से इनपुट के रूप में वापस आता है, फिर प्रोसेस हो रहा है, देन आउटपुट आ रही है। तो इस तरह से आपका क्या है, पॉलिसी मेकिंग चलती है। देन कम्स ड्रॉर्स आइडियाज ऑन पब्लिक पॉलिसी। देखिए यजकल ड्रॉर बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी साइंटिस्ट हैं, ठीक है। यजकल ड्रॉर वाज एन इजरायली पॉलिटिकल साइंटिस्ट who contributed to the enrichment of the policy making process. He was opposed to Lindblom's incrementalist position and advocated a modified form of rationalism. His work, Public Policy Making, Re-Examined, published in 1968, remains an important source of the policy approach. Dror considers the normative model as a tool for systematically analyzing public policy making, as a basis for the criteria and standards needed to evaluate policy making, and as a guide for formulating effective proposals for an improvements that are found to be desirable. He claims his optimal model to be a fusion of the economically rational model and the extra rational
मॉडल। तो यजकल द्रोण बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉलिसी साइंटिस्ट हैं। उनकी एक बुक है पब्लिक पॉलिसी मेकिंग री एग्जामिन, ठीक है। तो वो एक बहुत बड़ा सोर्स है पॉलिसी अप्रोच से संबंधित, ठीक है। और उन्होंने जो मॉडल डेवलप किया है उस मॉडल को हम बोलते हैं ऑप्टिमल मॉडल ऑफ पॉलिसी मेकिंग, ठीक है। वो उसमें क्या किया है, वो कहते हैं, वो क्लेम करते हैं कि इट इज अ फ्यूजन ऑफ इकोनॉमिकली रैशनल मॉडल विद द एक्स्ट्रा रैशनल मॉडल। ओके, द ऑप्टिमल मॉडल हैज 5 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स। कौन कौन सी हैं? पहली है आपकी, इट इज क्वालिटेटिव एंड नॉट क्वांटिटेटिव, यह गुणात्मक है मात्रात्मक नहीं है। दूसरा है, इट हैज बोथ रैशनल एंड एक्स्ट्रा रैशनल कंपोनेंट्स। इट इज बेसिक रैशनल टू इकोनॉमिकली रैशनल। इट डील्स विद द मेटा पॉलिसी मेकिंग एंड it has much built in feedback. Okay, the optimal model has 3 major stages। और जो optimal model है ड्रॉर का, उसकी 3 मेजर स्टेजेस हैं। कौन कौन सी? मेटा पॉलिसी मेकिंग एंड पोस्ट पॉलिसी मेकिंग। ईच ऑफ द स्टेजेस इज क्लोजली इंटरकनेक्टेड बाय द चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड फीडबैक। ये तीनों स्टेजेस जो हैं एक दूसरे के साथ क्या है, क्लोजली इंटरकनेक्टेड हैं चैनल्स के जरिए, चाहे वो कम्युनिकेशन का चैनल हो या फीडबैक का चैनल हो। ओके, फॉर अ बेटर एक्सप्लेनेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड इट्स consequences, यजकल द्रोण हैज प्रिस्क्राइब्ड 9 एलिमेंट्स विच आर एज फॉलोज। 9 एलिमेंट्स उन्होंने बताए हैं, ठीक है, पब्लिक पॉलिसी के। पहला है, there should be some clarification of values, objectives and criteria for decision making। ठीक है, मतलब ये कि निर्णय लेने के मूल्य, उद्देश्य और मानदंडों का कुछ स्पष्टीकरण होना चाहिए। मतलब ये कि जो भी आप निर्णय ले रहे हैं उनके क्या मूल्य हैं, उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्राइटेरिया क्या है, उनका स्पष्टीकरण होना बहुत जरूरी है। दूसरा है, the method should include identifying alternatives with an effort to consider new alternatives by surveying comparative literature, experience and available theories and stimulate the criteria of several alternatives। ठीक है, मतलब ये कि जो विकल्पों की पहचान करना या नए विकल्पों पर विचार करने के प्रयास के साथ जो मेथड की बात आती है, मेथड जो उस मेथड में ये चीजें होनी चाहिए कि विकल्पों को पहचान की जाए, ठीक है, और नए विकल्पों पर विचार किया जाए, ठीक है, और कई विकल्पों के निर्माण को प्रोत्साहित किया जाए। ऐसा नहीं है कि जो आपके पास विकल्प हैं, अल्टरनेटिव्स हैं, उन्हीं के ऊपर आपको ये भी प्रयास करना है कि आपने नए विकल्प खोजने हैं या आइडेंटिफाई करने हैं। देन the method should include a preliminary estimation of expected payoffs from the various alternatives and a decision on whether a strategy of minimal risk or of innovation is preferable। ठीक है, मतलब ये कि जो आपके पास अलग अलग अल्टरनेटिव आ रहे हैं, ठीक है, उनसे जो अपेक्षित पे ऑफ है, ठीक है, उनका प्रारंभिक अनुमान शामिल होना चाहिए पहली बात, और यह निर्णय लेना चाहिए कि न्यूनतम जोखिम या नवाचार की रणनीति बेहतर है या नहीं है। मतलब ये कि जोखिम कितना है, ठीक है, और उसमें इनोवेशन कितनी है। ओके, इफ इट इज द फर्स्ट, द इंक्रीमेंटल चेंज मॉडल शुड बी फॉलोड। ठीक है, मतलब ये है कि यदि ये पहली बार है तो बुद्धिशील परिवर्तन मॉडल का पालन किया जाना चाहिए। इफ इट इज द लेटर, द नेक्स्ट स्टेप वुड बी एस्टेब्लिशिंग ए कट ऑफ होराइजन फॉर कंसिडरिंग द पॉसिबल रिजल्ट्स ऑफ द अल्टरनेटिव पॉलिसीज एंड आइडेंटिफाइंग द मेजर एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स रिलाइंग ऑन अवेलेबल नॉलेज एंड इंट्यूशन। ठीक है, तो यहां पे बात ये आती है कि जो आपका, ठीक है, अगर ये अगला कदम है तो वैकल्पिक नीतियों के संभावित परिणामों पर विचार करने के लिए जो कट ऑफ शीट है उसको स्थापित करना होगा।
ठीक है, जो कट ऑफ है उसको स्थापित करना होगा, और जो आपके पास ज्ञान है या अंतर ज्ञान है उस पर भरोसा करते हुए प्रमुख अपेक्षित परिणामों की पहचान करनी पड़ेगी कि उसके परिणाम क्या निकल सकते हैं, उनको भी हमें पहचानना पड़ेगा। Analysis of the alternative should deal with both quantitative, economic, and qualitative factors in order to overcome the limitations of current systems analysis and the advance towards policy analysis। क्या? तो जब हम अल्टरनेटिव का एनालिसिस की बात करते हैं तो वहां पे हमें क्या करना है, दोनों मात्रात्मक की बात कर लो, आप क्वांटिटेटिव की बात कर लो दैट इज इकोनॉमिक, एंड गुणात्मक की बात कर लो क्वालिटेटिव दैट इज जो पॉलिटिकल है। ठीक है, उन दोनों कारकों को हमें क्या करना पड़ेगा, उनसे डील करना पड़ेगा। ओके, then the method should include an effort to decide whether the issue is important enough to make a more comprehensive analysis worthwhile। मतलब ये कि हमें ये देखना पड़ेगा कि जो इशू है हमारे सामने वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए हमें एक व्यापक विश्लेषण करना है, या उसे बना सकते हैं हम कि नहीं। ओके, देन theory and experience, rationality and extra-rationality will be relied upon. The composition of the mix must depend upon their various availabilities and on the nature of the problem। देखिए, जब हम सिद्धांत या अनुभव की बात करते हैं या तर्क संगतता, रैशनैलिटी और एक्स्ट्रा रैशनैलिटी की बात करते हैं, उनके ऊपर भरोसा किया जाना चाहिए, किया जाएगा। ठीक है, लेकिन बात ये आती है कि उनके विभिन्न जो आपकी क्या कहते हैं उसके प्रॉब्लम का नेचर है, ठीक है, उसके ऊपर निर्भर करता है ये कि आपने सिद्धांतिक रूप से चलना है, सिद्धांत और अनुभव, ये जो मिक्स है आपका थियरी एंड एक्सपीरियंस या रैशनैलिटी एंड एक्स्ट्रा रैशनैलिटी, इनके ऊपर आप भरोसा तो कर सकते हैं, उसके ऊपर आप रिलाई कर सकते हैं, लेकिन आपको ये देखना होगा कि अवेलेबिलिटीज एंड ऑन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, उसकी जो प्रॉब्लम का नेचर है, उसकी प्रकृति कैसी है, उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। एक्सप्लिसिट टेक्निक सच एज सिमुलेशन एंड द डेल्फी मेथड्स should be used as far as they are appropriate, and knowledge from various disciplines should be brought to bear on the issues involved। ठीक है, अलग अलग टेक्निक्स आप यूज कर सकते हैं, चाहे वो सिमुलेशन की बात हो, आप डेल्फी की बात हो, और अलग अलग डिसिप्लिन जो है, जो अध्ययन के क्षेत्र हैं, वहां से भी आप अन्य विषयों से भी आप ज्ञान जो है उसको शामिल कर सकते हैं या करना चाहिए। और लास्ट है आपका, द मेथड शुड इंक्लूड एक्सप्लिसिट अरेंजमेंट्स टू इंप्रूव पॉलिसी मेकिंग बाय सिस्टमैटिक लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, स्टिमुलेटिंग इनिशिएटिव एंड क्रिएटिविटी, डेवलपिंग द स्टाफ एंड एनकरेजिंग इंटेलेक्चुअल एफर्ट्स। ठीक है, तो ये हैं आपके 9 एलिमेंट जो आपके ड्रॉर ने बताए हैं। ओके, सो ये तो हो गया कि पब्लिक पॉलिसी अप्रोच जो है वो क्या बोलती है, जो आपका पॉलिसी एनालिसिस है उसकी बात करती है, चाहे वो आपको पॉलिसी मेकिंग की बात हो या पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन की बात हो। ठीक है, द यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड इन एनालाइजिंग द पॉलिसी मेकिंग एनालिसिस। ओके, जो डिफरेंट स्कॉलर्स ने अलग अलग तरह से इसको बताया है कि क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, ये तो सही बात है कि एक अच्छी अप्रोच है हमारे सामने, लेकिन इसका भी कुछ आलोचना है। और पहला है आलोचना है, जैसे इन द डेवलपमेंट ऑफ पॉलिसी साइंसेस द मॉडल्स आर एक्सट्रीमली यूजफुल methodological tools. At the same time, it needs to be acknowledged that administrative reality is too complex to be amenable to complete capture in a system of modeling। ठीक है, देखिए जो आपका जब हम बात करते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव रियलिटीज है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती हैं, ठीक है, उनको किसी एक मॉडल में, ठीक है, एक मॉडल में शामिल कर लेना, कैप्चर कर लेना वो नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे होता है ना कि आप जब फोटो खींचते हैं तो कुछ एक एरिया ही आपके उस कैमरा में आता है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे है जो एडमिनिस्ट्रेटिव रियलिटीज हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं। ठीक है, इट मस्ट बी एडमिटेड दैट पब्लिक पॉलिसी इज डिजायरेबल
particularly if it can eliminate poverty and racism, ensure peace, prevent crime, etc. Some societal problems continue to persist because of the way in which they are defined. For example, if the poverty line is defined as a line that places one third of the population below it, poverty cannot be eliminated. Similarly, policies that solve the problem of one group in society may create problems for the other groups. ठीक है, देखिए जब हम बात करते हैं कि पॉलिसी जो है, ठीक है, जैसे जैसे हम बात करें कि अगर पॉलिसी जो है आपकी पॉवर्टी को एलिमिनेट करती है, पीस को इंश्योर करती है, ठीक है, क्राइम को प्रिवेंट करती है, ठीक है, तब तो हम बोल सकते हैं कि ये जो आपकी पब्लिक पॉलिसी है डिजायरेबल है। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं कि कुछ एक जो प्रॉब्लम्स है वो क्या है वो एग्जिस्टेड हैं। क्यों एग्जिस्ट हैं? क्योंकि हम उनको समझ ही नहीं पाते, उनको डिफाइन ही हमने इस ढंग से कर दिया है। जैसे अगर हम बात करें पावर्टी की, पावर्टी लाइन को हमने डिफाइन कर दिया और उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर वन थर्ड पॉपुलेशन जो है वो आपकी बिलो पावर्टी लाइन है, तो हम पावर्टी को कैसे खत्म करेंगे? ठीक है, और इसी तरह से कई बार क्या होता है कि कुछ एक जो आपका ग्रुप है, ठीक है, एक ग्रुप की अगर हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो वही दूसरे ग्रुप के लिए कई बार प्रॉब्लम बन जाती है। ओके, देन expectations may always outrace the capacity of the political system. Moreover, it is quite possible that some economic and social forces cannot be harnessed by the governments, even it is desirable to do so. For example, some children may not be able to learn much in public schools, no matter what the government tries to do so. Moreover, societal problem may have abnormal causes and consequences, and a specific policy may not be able to uproot the problem. ठीक है, देखिए जब भी हम बात करते हैं कि जो एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं या हमारी जो नेसेसिटी है या एक्सपेक्टेशंस है, वो कई बार जो पॉलिटिकल सिस्टम की जो कैपेसिटी है उससे ऊपर हो जाती है। जब ये चीज हो जाती है तो पॉसिबल नहीं हो पाता है कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो या पब्लिक पॉलिसी है वो लोगों की एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर सके। ठीक है, ठीक है ना। अब जैसे मान लो गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या है, अलग अलग तरह के स्कीम चलाई हुई हैं कि बच्चों को वहां पे बुलाया जाए, उनको पढ़ाया जाए, लेकिन वो कई बार नहीं जाते हैं या मैक्सिमम नहीं जा रहे हैं। कई मैक्सिमम कहाँ जा रहे हैं? प्राइवेट स्कूल्स में जा रहे हैं, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूल जो है वो पूरी नहीं कर रहा है। ठीक है, और इसी तरह से कई बार क्या है, आपका कुछ सोसाइटल प्रॉब्लम जो है उनके बहुत ही एबनॉर्मल से कॉजेज और कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, जो किसी स्पेसिफिक पॉलिसी से आप उनको दूर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो पॉवर्टी की बात कर लेते हैं। पॉवर्टी में क्या है, आपके अलग अलग कॉजेज है। एक तो ये भी हो सकता है कि उसकी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है, ठीक है, और दूसरी बात यह है कि हम पॉवर्टी को लेते कैसे हैं, ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, फिर वो स्पेसिफिक आप किसी पॉलिसी से उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आपको अलग अलग तरह के अलग अलग कॉजेज के ऊपर आपको पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी। ओके, देन the solution to some complex societal problems may require policies that are more costly than the problems. कई बार इस तरह की पॉलिसी बनानी पड़ती हैं कि उनकी कॉस्ट जो है वो प्रॉब्लम से ज्यादा हो जाती है। ठीक है ना। अब जैसे मान लो जैसे सिविल डिस्टर्बेंस है, आपके राइट्स हैं, आपके दंगे हैं आपके, ठीक है, या वायलेंस है आपकी, उनको इरेडिकेट करने के लिए क्या जरूरी है? रिप्रेसिव एक्शन बहुत जरूरी है, ये रिप्रेसिव पॉलिसीज बहुत जरूरी है। ठीक है, और इस तरह की पॉलिसीज जो हैं वो क्या है, डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं होती हैं, क्योंकि अगर जो भी पार्टी अगर सत्ता में है वो इस तरह के कदम उठाती है तो अगली बार लोग उसको हटा देते हैं। ये भी एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है आपकी पब्लिक पॉलिसी अप्रोच का। ठीक है, फिर
The democratic setup of the country is not structured for completely undertaking rational policy making. देखिए, जब हम बात करते हैं ना डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करते हैं, डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात करते हैं, तो वो इस तरह से नहीं बना होता है कि वो कंप्लीटली रैशनल पॉलिसी मेकिंग करें, ठीक है, रैशनल डिसीजन ले सकें, ठीक है ना। बट द solution to societal problem generally implies a rational approach. Instead, the democratic setup may reflect elite preference, group interest, incremental changes, और mass influences more than rationalism. ठीक है, रैशनलिज्म में आपको क्या करना पड़ेगा, रैशनलिज्म मीन्स के एवरीथिंग जो है वो साइंटिफिक बेस से होगा, ठीक है, फैक्ट्स के बेस पे होगा, नॉट वैल्यू। लेकिन जब हम बात करते हैं, कहीं की बात कर लिए, डेमोक्रेटिक सेटअप की बात कर लीजिए, वहां पे बहुत सी चीजें अफेक्ट करती हैं आपकी, वैल्यू प्रेफरेंसेस अफेक्ट करते हैं आपके, जो इलीट ग्रुप हैं, इलीट ग्रुप हैं या ग्रुप इंटरेस्ट हैं, वो इंक्रीमेंटल चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, और मास इन्फ्लुएंस है, ठीक है, चाहे वो कई बार उसका बेस साइंटिफिक ना हो, उसका बेस रैशनल ना हो, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट को उनके उनके बारे में देखना पड़ता है, तो इसलिए रैशनलिज्म नहीं हो सकता है, ठीक है। एज सच द पॉसिबिलिटी ऑलवेज एग्जिस्ट दैट रैशनल अप्रोच टू पब्लिक पॉलिसी मे नॉट बी अडॉप्टेड। तो इसका मतलब ये हुआ कि रैशनल पॉलिसी अप्रोच जो है या रैशनल अप्रोच जो है पब्लिक पॉलिसी के संबंध में नहीं ली जा सकती है। ओके, सो the usefulness of an approach or model lies in its ability to simplify the significant aspects of people's problem. Attempting to bring modern science and technology to bear on societal problems, the policy approach searches for good methods and techniques that help the policymaker choose the most advantageous actions. Thus, the public policy approach is a study of government and its people. It underlines the idea that the government could, by making policies, solve the problems of the people. देखिए, अल्टीमेटली जब हम पब्लिक पॉलिसी अप्रोच की बात करते हैं या पॉलिसी अप्रोच की बात करते हैं, तो उसका अल्टीमेटली गोल यही है कि जो प्रॉब्लम्स है लोगों की, उनको किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। और उसके लिए जो पब्लिक पॉलिसी अप्रोच है वो क्या करती है, साइंटिफिक अप्रोच जो है इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, उसकी बात कर रही है। ओके, मुझे आशा है कि आपको ये पब्लिक पॉलिसी अप्रोच समझ में आई होगी, और आशा करता हूं कि आप इसको देखेंगे, बार बार पढ़ेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा इकोलॉजिकल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, तब तक के लिए नमस्कार।